हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स का प्रैक्टिस पेपर है डीओई ऑफिशियल 23-24 सेशन के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मैं डाल दूँगी। इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए, अगर 3 से 4 क्वेश्चन पेपर कर लोगे तो फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो चलिए, इसका सेक्शन A B C D हमने कंप्लीट कर लिया था, इसको आप प्रीवियस वीडियोस में चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी मिल जाएगा। इन सब का डिटेल्ड सोल्यूशन आपको मिलेगा। आज हम इसके सेक्शन E को करेंगे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब के आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो आप चेक कर लेना। सेक्शन E अब करते हैं हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 36 से। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। नताशा हैज़ टू रीच हर ऑफिस एवरी डे एट 9 AM। ऑन द वे टू हर ऑफिस सी ड्रॉप्स हर सन एट स्कूल। मतलब ऑफिस जाते हुए पहले वो अपने बच्चे को ड्रॉप करती है। एंड नताशा के घर और उसके सन के स्कूल और ऑफिस के मैप बनाया गया। देखो, ये होम है नताशा का, कोऑर्डिनेट प्लेन में आपको ये दिखा रहा है। एच मतलब होम है उसका, फिर यहाँ से यहाँ एस जो है स्कूल है, एंड फिर एस के बाद वो ऑफिस में जाती है, स्कूल से ऑफिस में ओ ऑफिस है। तो इनके आपको एच एस और ओ के तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो कोऑर्डिनेट तो ढूंढने आते ही होंगे सबको। तो देखिए, एच का अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूँ, होम का कोऑर्डिनेट देखो कैसे होगा। पहले एक्स का कितना है, 4 है, एक्स का तो 4 है, और वाई का कितना है इसमें 1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एच के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4 और 1। एक्स का पहले आता है, बाद में वाई का आता है। सेम ऐसे इसके पूछे नहीं आपसे, बट ये भी मैं बता देती हूँ। एस का कोऑर्डिनेट स्कूल का देखो, स्कूल देखो यहाँ पे है, तो स्कूल में एक्स कितना है 7 और वाई कितना है 1। तो यानी स्कूल के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7 और 1। सेम ऐसे ऑफिस के कोऑर्डिनेट्स देखो, एक्स का कितना है इसमें 7 और वाई का कितना है इसमें 5। तो ऑफिस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 7 और 5। तो इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल गए। अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में तो यही पूछा था, जो उसका होम है उसके कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ नताशाज हाउस। तो उसके कोऑर्डिनेट तो हमने निकाल लिया, एक्स का 4 और वाई का 1 है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, नेम द फिगर फॉर्म बाय द जॉइनिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ नताशा हाउस, हर सन स्कूल एंड हर ऑफिस। इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये क्या फिगर बन रही है, ये क्या बन रही है, देखो ये क्या बन रहा है, एच एस और ओ को मिलाऊंगी तो एच एस ओ, एच एस, एच यहाँ पे, एस यहाँ पे और ओ यहाँ पे। तो क्या बना है, ये शेप क्या बनी है, ट्राइंगल बना है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है। ठीक है, तो इसका नाम है एच एस ओ, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बना है एच एस ओ। नेक्स्ट थर्ड पूछे आपसे, विच डिस्टेंस इज शॉर्टर। नताशा का घर से उसके सन के स्कूल का डिस्टेंस, या फिर उसके स्कूल से, उसके बेटे के स्कूल से उसके ऑफिस का डिस्टेंस। तो मेरे को यानी कि एक बार एच एस डिस्टेंस देखना है कितना है, और एक बार एस से ओ का डिस्टेंस देखना है कितना है। ठीक है, तो देखो एच से एस का डिस्टेंस तो मुझे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। देखो एच 4 पे है और एस कितने पे, 7 पे। एच एस अगर डिस्टेंस निकालना है होम से स्कूल का, एक तो नताशा के घर से उसके बच्चे के स्कूल का डिस्टेंस पूछा है यानी एच एस पूछा है, और एक उसके स्कूल से लेके उसके ऑफिस का यानी एस ओ पूछा है। तो आपको एच एस और एस ओ पूछा है। तो देखो एच एस, देखो एच 4 पे था और एस आपका 7 पे था, तो 4 से 7 पे कितने का डिस्टेंस होगा, 3 किलोमीटर का, है ना, माइनस करके देख लो। और एस ओ में देखो, एस एस ओ मेरे को वाई, एस ओ कहाँ मिलेगा, एस ओ आपका, एस ओ ये रहा, एस ओ आपको वाई एक्सिस पे मिलेगा, ये रहा 1 से 5 पे। एस ओ देखो, ये एस ओ है ना, तो ये कहाँ मिल रहा है आपको, 1 से 5 में वाई एक्सिस पे। तो 1 से 5 का मतलब 4 होता है, तो स्कूल से ऑफिस का डिस्टेंस 4 है, तो 3 बड़ा होता है 4 बड़ा होता है। आपको पूछा किसका डिस्टेंस छोटा है, तो ये वाला डिस्टेंस छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो हम बोलेंगे एच एस छोटा है और एस ओ बड़ा है। तो यानी कि हाउस से स्कूल का डिस्टेंस कम है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें चॉइस वाला ही क्वेश्चन है, थर्ड का पार्ट है। इफ़ नताशा हैज़ चेंज हर ऑफिस टू अ न्यू लोकेशन दैट इज एग्जैक्टली मिडवे ऑफ द स्कूल एंड हर होम,
व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ हर न्यू ऑफिस लोकेशन। अब उसने ऑफिस चेंज किया, ऑफिस कहाँ है उसका, जो स्कूल और उसके घर का मिडवे है, स्कूल और उसके घर का, देखो होम से लेके स्कूल, होम से लेके स्कूल ये रहा, तो इसमें कितना डिस्टेंस आया था, 1 2 3 का डिस्टेंस आया था। अब मिडवे बोला है तो यानी कि 3 का मतलब 1.5 डिस्टेंस आना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 डिस्टेंस आना चाहिए। 3 का हाफ 1.5 ही तो होता है, तो अब 3 का हाफ करके देखो 1.5 होता है, तो यानी कि यहाँ से इसका 4 पे डिस्टेंस था ना, तो 1 यहाँ पे 5 पे आया और यहाँ पे आएगा पॉइंट, यानी कि उसका जो ऑफिस है यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे मिड पे, है ना, क्योंकि ये टोटल 3 का डिस्टेंस है इनके बीच में, तो 3 से यहाँ से आधा कर दो डिस्टेंस, तो 3 का आधा 1.5, तो 1 तो यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, तो इस 5 और 6 का आधा कर दो, यानी कि 5.5 यहाँ पे आएगा इसका ऑफिस, एच और एस के मिड पॉइंट पे, है ना। तो ये यहाँ पे ऑफिस है, अगर यहाँ एच है, यहाँ एस है, और यहाँ पे मिड में देखो एच 4 पे है और ये 7 पे है, तो 4 से 7 पे 3 होता है, उसका आधा करो 1.5, यानी कि 4 के बाद ये 4 पे है तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर ये 5 और 6 के बीच में यहाँ पे कहीं पे ऑफिस आएगा, और फिर 6 से 7 ये यानी आधा यहाँ पे और एक पूरा ये 7, यानी कि 1.5 यहाँ पे बचता है और 1.5 यहाँ पे बचता है, यानी कि ये ऑफिस जो है वो 5.5 पे होगा, है ना, यहाँ पे होगा ऑफिस 5 और 6 के बीच में, यानी यहाँ पे, और बट वाई पे तो 1 पे ही होगा क्योंकि एच और एस के बीच में आ रहा है, यानी कि एक्स का तो 5.5 होगा और वाई का कितना होगा 1 होगा, तो यानी ऑफिस जो होगा इसकी नई लोकेशन 5.5 से, और वाई कितना होगा उसका 1 होगा, ये इसका ऑफिस का न्यू लोकेशन हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ये भी आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो आप पढ़ सकते हो। सांची स्तूप सबसे बड़े स्तूपों में आता है, ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर है इंडिया का, और इंडियन आर्किटेक्चर का ये मॉन्यूमेंट है इम्पॉर्टेंट, और एम्परर अशोका ने इसे बनाया। तो एक्स्ट्रा चीज़ें ये तो लिख कर ही लोगे। ये कैसे बनाया देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसमें एक बिग हेमिस्फेरिकल डोम है, यानी ऊपर से तो एक डोम है हेमिस्फेयर शेप में, और फिर उसके ऊपर एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है, ऐसे करके क्यूबॉइड है ऊपर से, ठीक है। अब आपको बोला है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर हैविंग रेडियस 14, यानी कि जो हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर है ना उसका बेस एरिया पूछा है। जो हेमिस्फेयर है यहाँ पे क्या है आपका, एक हेमिस्फेयर है, ऐसे स्ट्रक्चर है, और ऊपर से क्यूबॉइड है, ऊपर से क्या है, ऊपर से आपका क्यूबॉइड है, ऐसे कुछ है ना। अब ये हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है वो उसमें नीचे का जो बेस एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये कैसा होता है, किसी भी हेमिस्फेयर में जो बाउल होती है उसमें ये वाला जो एरिया होता है ये कैसा होता है, सर्कुलर होता है ना, सर्कल का एरिया होता है ये वाला। तो आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, यानी बेस ऑफ हेमिस्फेयर कैसा होता है, सर्कल होता है। तो सर्कल का एरिया तो सबको पता है πr² होता है। अब यहाँ पे रेडियस आपको क्वेश्चन में दे रखी है, रेडियस इस बेस की कितनी है 14 मीटर, तो यहाँ पे रेडियस के प्लेस में आप कितना रख दोगे, 14 रख दोगे, और कितनी बार है 2 बार, तो 14 × 14, और पाई की वैल्यू 7 से कट गया 2 पे, 14 × 2 = 28, 22 से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके ये आपका आएगा 616 मीटर स्क्वायर। तो ये एक सर्कल का एरिया जो बेस है हेमिस्फेयर का उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। इफ़ द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर डबल कर दो तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया इन दीज 2 केसेस, मतलब अगर तुमने हेमिस्फेयर की रेडियस को डबल किया, जितनी भी थी ओरिजिनल हेमिस्फेयर की रेडियस, अब नया वाले रेडियस आपने डबल कर दी यानी 2r कर दी, तो इनके सरफेस एरिया में क्या इनका रेशो कितना हो जाएगा नए का पुराने के साथ। तो देखो पुराना अगर हेमिस्फेयर बोले तो उसकी अगर रेडियस स्मॉल r है तो उसका तो सरफेस एरिया क्या होगा 2πr²। ये वैसे तो हम 3πr² भी ले सकते थे क्योंकि जस्ट सरफेस एरिया बोला तो वो ts से होता है, लेकिन हमें दिख रहा है कि डोम जो है वो सिर्फ ऊपर से है ना, नीचे से बंद थोड़ी ना है, तो यहीं पे है, तो हमने इसलिए 2πr² लिया है, हमने सिर्फ कर्व्ड पार्ट लिया है, उसका नीचे का बेस बंद नहीं है उसमें, क्योंकि है ना। अगर आप 3πr² भी ले लोगे तब भी रेशो तो निकालना ही है 3π, बस इसकी रेडियस 2r रखना,
क्योंकि ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो ही जाएगा, तब भी सेम ही आंसर आएगा। बट हम मान के चल रहे हैं बंद नहीं है नीचे से, तो इसलिए हमने इसका कर्व्ड पार्ट लिया है 2πr²। और जो नया हेमिस्फीयर बनाया है उसकी रेडियस r की जगह 2r है, डबल बोलिए ना। अब यहाँ पे 2π तो एज इट इज़, इस r की जगह 2r और उस पर स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही रहेगा, r की जगह 2r रखना है बस। अब इन दोनों का रेशो निकालना है आपको, तो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया। अब ये r² तो एज इट इज़ रहेगा, बट ये वाला r² कितना हो जाएगा, ये 2r पे होल स्क्वायर है, तो 2 पे भी स्क्वायर है और r पे भी स्क्वायर है, तो 4r² हो जाएगा। 2 2 4 और r² से r² कट गया, तो ये रेशो कितना आ जाएगा 1:4। चाहे तो आप टोटल सरफेस एरिया भी लगाते हैं तब भी 3π तो कट ही जाता, ये भी इतना ही आता 1:4। तो कुछ मेंशन नहीं है कि, वैसे तो जस्ट सरफेस एरिया बोले तो हम 3πr² लेते हैं, बट वो तब लेते हैं जब नीचे से बंद होता है। तो अभी हम सिर्फ उसको मान के चल रहे हैं कर्व्ड पार्ट पे है सिर्फ, तो इसलिए हमने 2πr² से किया। वैसे आंसर दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ ये तो पढ़ लिया। थर्ड वाला, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल डोम इफ़ द हाइट ऑफ डोम इज़ 21। अब हमें हेमिस्फेरिकल डोम जो है उसका वॉल्यूम निकालना है अगर उसकी हाइट 21 है। तो ध्यान से देखिए, देखो ये डोम जो है ये हेमिस्फेरिकल है, ठीक है। तो जो हेमिस्फेयर की एक्चुअल में ये जो हाइट है वो रेडियस ही तो होती है। हेमिस्फेयर की हाइट क्या होती है, जो उसकी रेडियस यहाँ से होगी वही उसकी हाइट भी तो होगी। तो यानी कि यहाँ पे हाइट किसके बराबर है, r के बराबर है, ठीक है। तो हेमिस्फेरिकल में हाइट किसके बराबर हो जाएगी, r की। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर वैसे तो 2/3πr³ होता है, पूरे स्फेयर का तो 4/3πr³ होता है, ये तो याद रखना आप। बट उसका आधा करो तो 2/3πr³। बट r की जगह हमें यहाँ पे 2/3π, r की जगह क्या रखना है, h रखना है, क्योंकि r ही इसकी h है। अब h आपको 21 मीटर दिया हुआ है, तो 3 बार है ना, क्यूब वॉल्यूम में r कितनी बार होता है, 3 बार, तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 से पहले इसे काट दो, फिर 7 से इसे काट दो। अब ये सारे मल्टीप्लाई करने हैं, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो 441, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो 44, और फिर 44 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका आंसर 19404। और ये वॉल्यूम है तो किस में आएगा, मीटर क्यूब में। तो ये आंसर आना चाहिए। सिर्फ करना, देखना नहीं है इनको अच्छी तरह से, आपको कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस भी करना है। मतलब एक बार देखो उसके बाद खुद प्रैक्टिस करो, या फिर करने से एक बार देखने से पहले आप पॉज कर लो और फिर अपने आप करो और फिर मैच करो आंसर, ये ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी मैं डालूंगी, और वो ज़रूर करना ताकि आपके फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। तो उसके 3 से 4 क्वेश्चन पेपर कर लो तो फाइनल एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा आपका, और ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो ये आपका इतना आंसर आ जाएगा। अब इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन में, फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल डोम इफ द रेडियस ऑफ बेस इज 14। अब की बार आपको डोम को कवर करना है क्लॉथ से, तो उस क्लॉथ का एरिया निकालना है। अब देखो क्लॉथ जो बिछेगी हेमिस्फेरिकल डोम में वो नीचे से तो नहीं बिछेगी, यानी कि ये वाला एरिया तो कवर नहीं होगा, सिर्फ इसका कर्व्ड पार्ट कवर होगा, है ना, ये वाला, यहीं तो कपड़ा बिछेगा। तो यानी इसका कर्व्ड सरफेस निकालना है डोम का। तो कर्व्ड सरफेस 2πr² होता है, अगर नीचे वाला भी कवर्ड होता तो वो 3πr² हो जाता है, बट कपड़ा यहाँ तो बिछेगा नहीं नीचे, तो सिर्फ ऊपर ऊपर बिछेगा, तो इसलिए कर्व्ड सरफेस ले लेना 2πr²। अब यहाँ पे रेडियस कितनी बोल दी क्वेश्चन में, पहले तो हाइट 21 बोली थी तो रेडियस भी 21 थी, बट यहाँ पे रेडियस आपको 14 बोली है, तो इसलिए हम रेडियस की जगह यहाँ 14 पुट करेंगे। 14 2 बार लिखना पड़ेगा, एरिया में रेडियस 2 बार आता है, वॉल्यूम में 3 बार आता है। 2π की वैल्यू, रेडियस 2 बार, 7 से कट जाएगा, 14 2 28, इससे मल्टीप्लाई कर दो 44 से, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 1232 मीटर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं। तो किस किस को ये क्वेश्चन समझ आ गया अच्छी तरह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इसके सेक्शन ABCD को भी देख लेना, अगर नहीं किया है आपने अभी तक तो उसको भी कीजिए, प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आपको इसके सारे सेट, मतलब इसके सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ये ट्राइंगल चैप्टर से है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, देयर इज अ गार्डन इन ए गवर्नमेंट बिल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC, ये पहले छोटा वाला ट्राइंगल जो है ये एक गार्डन है। अब क्या किया गया, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें AB AC के इक्वल था, पहले छोटा वाला ट्राइंगल बना हुआ है। अब हमने क्या किया, इस BA साइड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया AD तक, BA को पढ़ा के D तक ले गए, और फिर ऐसे ले गए कि AD AB के इक्वल है,
ठीक है, यानी कि एक गार्डन पहले, यानी कि पहले ये जो गार्डन था वो जस्ट ABC था ये वाला, फिर हमने इस BA जो साइड थी इस गार्डन की उसको एक्सटेंड किया D तक, BA को बढ़ाया D तक, फिर ऐसे बढ़ाया कि ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, फिर एक ट्राइंगल बन गया एक और पहले ये AB इसके भी बराबर था और फिर ये इसके बराबर था। तो देखो अगर ट्राइंगल ABC की बात करूँ, छोटे वाले ट्राइंगल की, तो AB AC के बराबर है और क्वेश्चन में बोल दिया AB AD के भी बराबर है ना, AB AD के भी बराबर है। अब देखो यहाँ पे चाहे मैं AB और यहाँ AD लिख देती हूँ। अब देखो लेफ्ट साइड बराबर है ना, तो ये भी AB AC के बराबर है और AB AD के भी बराबर। तो जब AB AB आपस में लेफ्ट वाले बराबर है तो ये भी तो बराबर हो जाएंगे, है ना। अगर AB AC के भी बराबर है और AB AD के भी बराबर है तो ये तीनों आपस में बराबर है, तो यानी ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। तो AD AC के भी इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले AD AC के अगर बराबर हो गया, यानी कि ये वाला अगर मैं ट्राइंगल देखूँ ADC वाला, तो ये अगर इसके बराबर है ये वाला साइड, तो आपको एक ट्राइंगल में पता होगा ये साइड बराबर होती है, इक्वल होती है, यानी तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। ठीक है, अगर एक साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो आपको यहाँ पे पूछा है ADC में कौन से दो एंगल्स इक्वल है। ADC वाला ट्राइंगल बनना है ना जो इसमें कौन से दो एंगल इक्वल है, तो अगर ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल कौन से बन रहे हैं, ये वाला और एक ये वाला, तो यानी ADC बन रहा है और ACD बन रहा है। देखो AD और AC बराबर है ना, तो इनके अपोजिट एंगल कैसे बनाने हैं आपको, इन दोनों में एक कॉमन है ना, एक को हटा दो, तो D और C इक्वल है, तो D कैसे बनाओगे, D बीच में आना चाहिए ADC, और यहाँ पे C बच रहा है क्योंकि A से तो हट रहा है ना। तो जब भी दो साइडें इक्वल हो तो आपको क्या करना होता है, उनकी जो कॉमन वर्टेक्स है उसे हटाओ तो एंगल मिल जाते हैं। D और C इक्वल है तो D बीच में आना चाहिए, D बनाना है तो ADC, और C बनाना है तो ACD। या फिर आपको ऐसे भी देख कर पता चल होगा ये साइड इसके इक्वल है तो ये वाले अपोजिट एंगल बन रहे हैं ना, तो इसका नाम ACD है और इसका नाम ADC है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है इस वाले ट्राइंगल में। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, इसमें रीज़न लिख देना क्योंकि ये साइड इक्वल है, वो जो हमने अभी प्रूफ किया है। एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सेकंड में भी यही पूछा है आपसे, अगर दो साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल कैसे होने चाहिए, तो यही है जो मैंने आपको बताया। अगर साइड इक्वल होती है, ये वाली लाइन आप दोबारा लिख लेना, अगर साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अपोजिट साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट थर्ड आपको BCD निकालना है, ये आपका NCERT का क्वेश्चन होता है। BCD फाइंड करो, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो इस ट्राइंगल में दिख रहा है ये इसके इक्वल था, ये वाला साइड इसके इक्वल था, तो एंगल 1 और 2 इनको शॉर्ट नेम दे दो। सेम ऐसे यहाँ ये इसके इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल है, 3 और 4 नाम दे दो इनको। तो अगर मैं AB AC को इक्वल मान रही हूँ तो एंगल 1 2 के इक्वल हो जाएगा। ये ट्राइंगल में अगर ये इसके इक्वल है साइड तो ये एंगल 1 2 के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल, है ना, यही सेम रीज़न है। सेम ऐसी इस वाले ट्राइंगल में ये इसके इक्वल है साइड तो 3 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जब इसमें BCD 90 प्रूव होता है, ये याद रखना, BCD एंगल 90 आता है। तो करना ऐसे है, पहले छोटा ट्राइंगल इधर वाला लो, इसमें ये साइड इक्वल है तो ये इक्वल हो जाएंगे। सेम ऐसे ये वाला इक्वल है तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे को चाहिए कौन सा वाला, ये पूरा BCD चाहिए क्वेश्चन में, तो 2 और 3 चाहिए मुझे क्वेश्चन में। तो मैं 2 और 3 को लाने के लिए क्या करूँगी, पहले तो इस पूरे ट्राइंगल को लूँगी, BCD ट्राइंगल को, बड़े वाले ट्राइंगल को। इनमें तीनों जितने भी ये एंगल B है, पूरा एंगल C है और एंगल D है, इनका तीनों का सम कितना होगा इस पूरे बड़े ट्राइंगल में, एंगल B और पूरा C और D, इनका सम कितना होता है BCD में, तीनों का। एंगल 1 B पे एंगल 1 बना रखा है, D पे एंगल 4 बना रखा है और C पे तो ये दोनों मिलके बने हैं ना। तो एंगल 1 एंगल 4 और एंगल 2 + 3 से मिलके BCD बना है। इनका टोटल सम कितना होता है 180, क्योंकि ये ट्राइंगल है BCD, बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है। अब मेरे को पता है, ये मुझे मालूम करना है 2 और 3, 2 और 3 से ही तो BCD बना है, उसी को तो हमें निकालना है। तो हम 2 और 3 को चेंज नहीं करेंगे, 1 और 4 को चेंज करेंगे, क्योंकि 1 किसके बराबर था 2 के और 3 किसके बराबर था 4 के। तो हम क्या लिख देंगे, 1 की जगह भी एंगल 2 लिख देंगे क्योंकि 1 2 के इक्वल है, और 4 की जगह क्या लिख देंगे, एंगल 3 लिख देंगे, क्योंकि इसको चेंज नहीं करना, इसी से तो हमें BCD बनेगा। तो ये तो हमें रखना है एज इट इज़।
और इसकी जगह हमने 1 की जगह यहाँ से 2 लिख दिया, और 4 को भी हटाना है तो 4 की जगह क्या रख दिया, 3 रख दिया, क्योंकि इक्वल है। अब एंगल 2 और 3 देखो, एंगल 2 भी डबल हो गया, 2 एंगल 2, और एंगल 3 भी डबल हो गया, 2 एंगल 3 इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले सकते हो, अंदर इसमें से एक एंगल 2 बचा और इसमें से एक एंगल 3 बचा, इक्वल टू 180। एंगल 2 और 3 को मिला के क्या बन रहा है हमारा, एंगल 2 और 3 से ही तो हमारा क्या बन रहा है, BCD बन रहा है ना, इन दोनों को मिला के BCD एंगल बन रहा है। तो इसकी जगह हमने BCD लिख दिया, ठीक है। अब 180, अब ये मुझे निकालना था, तो ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाओ, 2 से ये कट जाएगा 90 में, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो ये आप याद भी रखना, इस वाले ट्राइंगल में ये जो BCD एंगल आता है ये 90 आता है। तो इसको करने का तरीका सिंपल है, पहले आप ये छोटा ट्राइंगल लो, ये इसके बराबर करो, फिर ये वाला ट्राइंगल लो, ये एंगल इसके बराबर करो, फिर सारे एंगल्स को ले लो, ये प्लस ये पूरा और ये, इनका सम 180 होता है। इसको चेंज मत करना, इन दोनों को इसमें चेंज करो, क्योंकि ये 1 की जगह 2 लिख सकते हो और 4 की जगह 3, तो ये चेंज कर लेना, तो इससे ये डबल हो जाएगा और ये भी डबल हो जाएगा, और इसकी जगह हम BCD लिख देंगे, तो BCD आपका 90 आ गया। अब देखो ये जो बड़ा ट्राइंगल BCD आया, BCD, ये तो अकेला 90 आ गया ना, तो अगर ये अकेला 90 है तो इन दोनों को मिला के 90 बनेगा ना, क्योंकि ये तीनों का सम कितना होता है, 90 होता है, 180 होता है। तो अगर ये अकेला 90 है तो 180 में से ये 90 माइनस करूँगी तो 90 कौन आएंगे, ये दोनों मिला के आएंगे, एंगल B और D मिला के आएंगे, क्योंकि एंगल BDC को मिला के तो 180 होता है। तो हमें ये अकेला कितना है 90, तो B और D 90 तो इधर चला गया माइनस होके, तो इनका सम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा इन दोनों का। तो यानी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यही पूछा आपसे, इनकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बताओ, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ये और ये है। तो इसको हम चाहे तो हम इसका नाम, इस एंगल B का नाम ABC, B पे बन रहा है ना ABC, और D का नाम ADC लिख सकते हैं। तो ये वाले कॉम्प्लीमेंट्री बन गए। क्यों होते कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इन दोनों का सम मिला के करेंगे सम, तो 90 आएगा। क्योंकि ये एंगल 90 है, तो इन दोनों का बचा हुआ एंगल भी कितना होगा, 90 तो होगा, तो ये दोनों का एंगल सम 90 आ रहा है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री है। या फिर ABC को हम ADC को दूसरा नाम भी दे सकते हैं। पहले मैंने B को नाम ABC दिया, B तो बीच में आया ना ABC नाम देने पे, और D ADC, बट मैं ऐसे भी तो दे सकते थे DBC, बड़े वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग DBC, B पे रखना है तो DBC, और D पे रखना है तो BDC, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी ठीक है आपका, ये भी ठीक है, तो ये इनका सम 90 है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि इसका जो सेकंड सैम्पल पेपर है DOE का ही ऑफिशियल वाला, वो मैं जल्द से जल्द डाल दूँ। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। एंड प्लेलिस्ट सेक्शन को फिर से कह रही हूँ, कर लीजिए, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही साथ ये क्वेश्चन पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सेक्शंस का आंसर आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियोज़ में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा।